नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अराजकतावाद और फांसीवाद को इस सीरीज में पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसका हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे। व्याख्याओं में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसका गहनता से अध्ययन करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो वो आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, संविदावादियों का या धर्मतांत्रिकों का? तो यह था आदर्शवादियों का। राज्य के स्वाभाविक होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। आदर्शवादी राज्य को एक स्वाभाविक सजीव प्राणी मानते हैं। इसकी प्रारंभिक झलक हमें प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों में मिलती है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। वास्तव में रूसो के सिद्धांतों को ही वर्तमान आदर्श की नींव माना जाता है। कांट को वर्तमान आदर्शवाद का जनक माना जाता है। रूसो, कांट, स्पिनोजा, हीगल, बुसांके, ब्रेडले, फिक्टे आदि इसके व्याख्याकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेंगे कि हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात अवतरण मानते हैं और ब्रेडले ने कहा है कि राज्य एक नैतिक स्वायवी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निश्चित है। बोसांके का कहना है कि एक संस्था में एक से अधिक मस्तिष्क के उद्देश्यों तथा विचारों का संयोग होता है और यह संयोग लगभग स्थायी रूप से होता है। वह राज्य को स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? तो मार्क्सवाद का है, समाजवाद का है, सर्वोदय का है या बहुलवाद का है? तो यह है सर्वोदय का। सर्वोदय की विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। सर्वोदय का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। गांधी जी का ध्येय एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, विषमता के स्थान पर समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था? इसमें कौन अराजकतावादी नहीं था? तो वो थे क्रोपोत्किन, बाकुनिन, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो अराजकतावादी नहीं थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष जी समाजवाद के समर्थक थे, परंतु उन्होंने परंपरावादी मार्क्सवाद को अंगीकार नहीं किया। उनकी हिंदू अध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्रीय धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता था। क्रोपोत्किन, बाकुनिन और गांधी अराजकतावादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है किसने कहा था? तो यह किसने कहा था कि संपत्ति चोरी है? हॉब्स ने, लेनिन ने, मार्क्स ने या प्रूधो ने? तो यह कहा था प्रूधो ने। फ्रांसीसी विचारक प्रूधो अराजकतावादी हैं। इसने अपनी कृति व्हाट ए प्रॉपर्टी में कहा है कि संपत्ति चोरी है वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार अनावश्यक या अवांछनीय है अराजकतावाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके आगे कि अराजकतावादी विचारकों का मानना है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट और न्यायपरायण प्राणी है। यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत नहीं होगी। ऐसी हालत में सरकार निरर्थक हो जाएगी। प्रूधो ने संपत्ति को चोरी माना तथा साम्यवाद का भी खंडन किया। प्रूधो ने व्यक्ति की स्वाधीनता के अधिकार के समर्थन में यह तर्क दिया कि व्यक्ति को निजी संपत्ति की एक निश्चित मात्रा आवश्यक हो।
मनुष्य को अपने आवास, व्यवसाय, इसके अलावा अपने परिवार के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात एक निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति रखना चोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी फांसीवाद अराजकतावादी विचारक थे। तो यह टी.एच. ग्रीन की तरह, टॉल्स्टॉय की तरह, लॉस्की की तरह या इनमें से किसी की भी तरह नहीं। तो गांधी जी फांसीवाद अराजकतावादी विचारक थे, इनमें से किसी की तरह भी नहीं। ऑप्शन डी सही है। गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे, वे लियो टॉल्स्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान न होगा। गांधी जी की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से राज्य विरोधी थी। फांसीवाद राज्य को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे, अतः उपयुक्त प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नांकित में से कौन सा गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप मॉडल का लक्षण नहीं है? तो वो है नीति आचार, धर्म, मानवता या सत्ता। तो वो है सत्ता। गांधी जी सत्ता की राजनीति के विरोधी थे। वे राजनीति को मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य राजनीति के नैतिक आधार को पुष्ट करना था। वे मैकियावेली की राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते हुए राज्य रूपी सत्ता के नियंत्रण के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? तो वो है आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार एवं ग्राम गणराज्य। तो वो भाग नहीं है, वो है ऑप्शन बी है संसदीय शासन। हिंद स्वराज गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। संसदीय शासन गांधी जी के लिए आलोच्य विषय था। इस शासन प्रणाली को उन्होंने बांझ और वैश्या तक कह डाला था। हिंद स्वराज में उन्होंने संसदीय शासन के स्वरूप की चर्चा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया था? तो यह न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत या अहिंसा का सिद्धांत? तो यह है केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण के सिद्धांत को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी के केंद्रीय विषय थे, जिनका प्रतिपादन समय समय पर उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से किया। केंद्रीकरण के सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका संचालन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, न कि उसके लालच के लिए। उपर्युक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? तो यह कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, माओ से तुंग के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम से या हो ची मिन्ह के नाम से? तो यह जाना जाता है महात्मा गांधी के नाम से। महात्मा गांधी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। यह कथन जो है वो महात्मा गांधी का है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना कि उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। इससे सभी की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। इसी संदर्भ में इनका कथन है कि इस धरती पर इतने संसाधन तो हैं जिनसे सबकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें, परंतु इतने संसाधन नहीं हैं जिनसे किसी की लालसा की शांति की जा सके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हैं क्योंकि यह उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाती है। गांधी ने सर्वोदय तथा न्यासधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
जिसके अनुसार पूंजीपति उत्पादन के संसाधनों को संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करें, निजी लाभ के लिए नहीं, जिससे उसका सर्वोदय हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकतावाद है। तो अराजकतावाद है राज्य का समर्थक राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति का समर्थक या राज्य व व्यक्ति का समर्थक। तो अराजकतावाद है राज्य के विरुद्ध। अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, परंतु साधारणतया वे किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं और मनुष्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल देते हैं। वे बल प्रयोग एवं निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं, किंतु यह कैसे किया जाए एवं उसके बाद कैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, इस पर उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें साम्यवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और गांधीवाद आते हैं। अब हम फांसीवाद से प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो यह माना है जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या धार्मिक प्रमुख। तो यह तानाशाह ने माना है। तानाशाह ने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। जनतंत्रवादियों के विपरीत तानाशाह व्यक्ति की उपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके लिए राज्य साधन नहीं अपितु साध्य है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में नागरिक जीवन के सभी पहलुओं को शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है और राज्य का महिमा मंडन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। निम्न में से सही कथन चुनिए। तो आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को या मूल्य आधारित समाज को। तो आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है सर्वसत्तावादी राज्य को। आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया, इसमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख हैं। मुसोलिनी ने लिखा है, राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर कहीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सर्वाधिकार के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है। नाजीवाद के प्रतिपादक एडोल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिकारवाद को पुष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? तो जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार माओ ने दिया, मार्क्स ने दिया, स्टालिन ने दिया या कोटेस्की ने दिया? तो यह माओ ने दिया जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार। माओ चीन में एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार देता है। वह लोकतांत्रिक एवं अधिनायक तंत्री दोनों ही गुणों वाला होगा। वह लोकतांत्रिक सर्वसाधारण के लिए होगा और अधिनायक तंत्री अब तक के शोषक वर्ग के लिए होगा। यह एक अर्थ में भी लोकतांत्रिक होगा कि यह जनता के हितों को ध्यान में रखकर शासन करता है, और अधिनायक तंत्री इसलिए कि क्रांति के विरोधियों के खात्मे के लिए यह निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। चीन में समाजवाद के संस्थापक माओ जेडोंग ने इसका वर्णन अपनी कृति द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। यह किसने कहा था? तो यह कहा है हीगल ने, हिटलर ने, ग्रीन ने या मुसोलिनी ने? तो यह मुसोलिनी का कथन है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित तथा अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा,
राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। इसी प्रकार तिर्स्के ने भी कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है एक कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य, प्रजातांत्रिक राज्य या वर्ग व्यवस्था। तो यह इंगित करता है सर्वाधिकारवादी राज्य, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह सर्वाधिकारवादी राज्य को इंगित करता है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ सेतुंग का या हिटलर का? तो ये कथन है हिटलर का। हिटलर का कहना था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा और हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा है कि युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है, युद्ध जिंदगी है, हर संघर्ष युद्ध है और हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। तो लेनिन थे, हिटलर थे, विंस्टन चर्चिल थे या महात्मा गांधी थे? तो ये हिटलर थे। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक हिटलर को माना जाता है। वर्ष 1924 से 27 के मध्य में हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप प्रकाशित हुई। इसके माध्यम से हिटलर के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही नीत्शे के इस मत से सहमत थे कि मानव इतिहास एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। अतः दोनों ने ही युद्ध तथा साम्राज्यवाद का समर्थन किया। हिटलर का तो यहाँ तक विश्वास था कि आर्य सभ्यता का उदय ही आर्य जाति द्वारा निम्न कोटि की जातियों पर विजय प्राप्त करने से हुआ। अपनी आत्मकथा में वह लिखता है कि निरंतर युद्ध द्वारा ही मानव जाति महान बन सकी है। सर्वकालिक शांति उसका विनाश कर देगी। इससे सिद्ध होता है कि हिटलर शक्ति का परम पुजारी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, हिटलर का विचार था कि एक झूठ भी बार बार दोहराने से सत्य बन सकता है और हिटलर को हीगल का राजनीतिक शिष्य कहा जाता है। हिटलर को हीगल का राजनीतिक शिष्य कहा जाता है। इटली में गियोनी जेंटिल ने हीगलवादी दर्शन का अनुसरण किया और दर्शन के आधार पर फांसीवाद की प्रतिष्ठा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक था या थी? तो नाजीवाद के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर या लेनिन? तो नाजीवाद के जो जनक थे वो हिटलर थे। जर्मन नाजीवाद वर्ष 1933 में हिटलर के चांसलर के पद पर आसीन होने से बहुत पूर्व ही सैद्धांतिक रूप में प्रकट हो चुका था। वर्ष 1920 में गॉटफ्रीड फेडर ने नाजीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की थी। वर्ष 1924 से 27 के मध्य में हिटलर की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ और वर्ष 1930 में अल्फ्रेड रोजनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी में नाजीवाद के दर्शन की विवेचना की। इनके अतिरिक्त हिटलर तथा मुसोलिनी के अनेक व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा फांसीवाद तथा नाजीवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं स्पष्टीकरण किया गया। इस प्रकार फांसीवाद तथा नाजीवाद ने क्रमशः एक विचारधारा एवं दर्शन का स्वरूप धारण किया, परंतु यह उल्लेखनीय है कि इनके सिद्धांत का दर्शन की उपेक्षा एक आंदोलन के रूप में अधिक महत्व है। इसलिए जोड ने इसको व्यवहारवादी दर्शन कहा। नाजीवादी दर्शन को एक व्यवहारवादी आंदोलन का रूप देने के कारण हिटलर को इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की? तो हिटलर ने किसकी वकालत की? नाजीवाद की, फासिज्म की, लोकतंत्र की या अराजकतावाद की? तो यह नाजीवाद की।
हिटलर का नाजीवाद था। अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कैसी वियर का, गार्नर का, विलियम एंड्रूज का या बार्कर का? तो यह कथन है कैसी वियर का। कैसी वियर के अनुसार अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुव्यवस्थित सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। उपरोक्त कथन जो है वो केसी वियर का है। केसी वियर अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि शासक वर्ग युद्ध या आपात की स्थितियों में शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं, उसे स्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल लेते हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी एवं सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? तो फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। ऑप्शन बी में है कि इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। सी में है कि यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। और ऑप्शन डी में है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। ये सही नहीं है। बाकी फांसीवाद की विशेषता में ये सारे सही हैं कि फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है और यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। ये तीनों सही हैं। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें फांसीवादी चिंतन की निम्न विशेषताओं को, तो यह विचारधारा का विरोधी है एवं इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। यह कार्य प्रधान आंदोलन है एवं व्यवहारिक है। यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है एवं राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानती है। यह समाजवाद एवं साम्यवाद विरोधी है। यह तर्क एवं बुद्धि विरोधी है। यह महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। यह लोकतंत्र विरोधी है और यह हिंसा एवं युद्ध का समर्थक है। यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता विरोधी है और यह क्रांति विरोधी विचारधारा है। यह व्यक्तिवाद एवं उदारवाद विरोधी है। यह अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का समर्थक है और यह अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, या लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, या व्यक्तिवाद में विश्वास। तो फांसीवाद की जो विशेषता नहीं है निम्न में से वह है व्यक्तिवाद में विश्वास। ये नहीं है। बाकी एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध और लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो यह उदारवाद करता है, समाजवाद करता है, या फांसीवाद करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिकारवाद राज्य में विश्वास करता है फांसीवाद। ऑप्शन सी सही है। फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो किस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है फांसीवाद? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, या ऑप्शन डी आज्ञा पालन तथा अनुशासन। तो वो है सर्वहारा की तानाशाही। यह सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। फांसीवाद साम्यवाद एवं समाजवाद का विरोधी है, अतः यह सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है। तो किसको करता है, हिंसा को, युद्ध को, नेता को या क्रांति को। तो देखिए फांसीवाद जो है वह महिमा मंडित करता है ए, बी और सी, हिंसा, युद्ध और नेता तीनों को, क्रांति को नहीं करता है। हिंसा, युद्ध और नेता तीनों को करता है, ऑप्शन ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ, जिसमें इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद का प्रमुख स्थान है। फांसीवाद जनता को गुमराह करके नेता को एक देवीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। नीत्शे ने जनता के ऊपर शासन करने के लिए एक पुरुषोत्तम की कामना की है। फांसीवाद तथा नाजीवाद में भी दलीय नेता को पुरुषोत्तम, वीर पुरुष कहा जाता है और यह जनता को भावुक, मूर्ख, निर्बल परंतु वीर पुरुष के प्रति श्रद्धालु यह प्रचार किया जाता है कि नेता अपनी अंतः प्रेरणा से जनता का पथ प्रदर्शन करता है। रोको का विश्वास था कि मुसोलिनी की अंतः प्रेरणा शक्ति अचूक है और यह उसकी संकट के समय सहायता करती है। अतः इटली का राष्ट्रीय नारा बन गया कि मुसोलिनी सदैव ठीक सोचता है और ठीक कार्य करता है। मुसोलिनी का नारा था, युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है, युद्ध जिंदगी है, हर संघर्ष युद्ध है, हर चीज़ की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। और मुसोलिनी कहते हैं कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व। इस प्रकार फांसीवाद हिंसा, युद्ध तथा राज्य का महिमा मंडन करते हुए उसमें नेता को सबसे ऊपर रखता है। नेक्स्ट है कि फांसीवाद में फासिस्ट शब्द का अर्थ है। तो फांसीवाद में फासिस्ट शब्द का क्या अर्थ है। प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। ऑप्शन बी में है पोप का मुकुट। ऑप्शन सी में है पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल। ऑप्शन डी में है रोम के मुख्य चर्च की घंटी। तो फांसीवाद के फांसी शब्द का जो अर्थ है वो है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के दंडाधीशों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह है। इसे सार्वजनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसे दंडाधीशों के सेवक उठाकर चलाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फासियो से हुई है। तो फासिज्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इतालवी शब्द, यह एक इतालवी शब्द है और फांसियों से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़े की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 के दौरान यह डंडा समूह इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक था। फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1951 में मिलान शहर में की गई थी। साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन वर्ष 1999 में किया गया। फांसीवाद का जन्म हुआ था। तो फांसीवाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, इटली में, जर्मनी में या रूस में। तो फांसीवाद का जन्म है वो इटली में हुआ था। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान में पहले फांसियों की स्थापना की गई। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ, तो अभी हमने देखा कि इटली में हुआ। अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध है। तो अंतर्राष्ट्रवाद विरोध है, व्यक्तियों का विरोध किया व्यक्तियों ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने या गांधीवाद ने। तो अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया है फांसीवाद ने। ऑप्शन सी सही है। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो यह इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में मुसोलिनी और इटली में हिटलर और जर्मनी में हिटलर। तो ये इटली में मुसोलिनी, ये सही है, बाकी और ऑप्शन सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नाजीवाद की उत्पत्ति फ्रांस में, गिल्ड समाजवाद जर्मनी में, फांसीवाद का इटली में या फेबियनवाद का सोवियत संघ में। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें बताना है। तो इसमें जो सुमेलित है वो फांसीवाद इटली में, ये सही है। नाजीवाद का जन्म जर्मन में तथा फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। नाजीवाद का जन्मदाता हिटलर तथा फांसीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी था। गिल्ड समाजवाद तथा फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। श्रेणी समाजवाद को स्थापित करने का श्रेय जे पेंटी तथा AR ऑरेंज को दिया जाता है। नाजीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाजीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? चीन में, जापान में, इटली में, जर्मनी में। फांसीवाद का जन्म हुआ था इटली में, ऑप्शन सी सही है। फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? तो फासिज्म जो है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक, तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द तथा फासियों से हुई है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द फासेस से उद्भूत है। इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था तो पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन के युद्ध का या औद्योगिक क्रांति का? तो यह परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। इटली में फांसीवाद का उदय जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। फासिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय केवल सत्ता को अपने हाथ में ले लेना था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में मुसोलिनी ने अपना दृष्टिकोण बदला और वर्ष 1926 के बाद उसकी सरकार का स्वरूप अधिनायक तंत्रीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? तो यह मुसोलिनी ने कहा, कई बार आ चुका है प्रश्न। फांसीवाद युद्ध को मानवता का विरोधी नहीं बल्कि राज्यों की सेहत बनाने वाला व्यायाम मानता है। मुसोलिनी ने कहा है कि युद्ध राज्य के लिए वैसा ही है जैसा कि नारी के लिए मातृत्व। शांति का नारा उत्साहहीन, कमजोर तथा नपुंसक देश होते हैं। युद्ध की आग में तप कर ही शक्तिशाली राष्ट्र सोना बनते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। मुसोलिनी ने कहा है, मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्क्स का, स्टालिन का, मुसोलिनी का या गांधी का? तो यह मुसोलिनी का कथन है कि मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं। फांसीवाद एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट सिद्धांत के रूप में नहीं उभरा, यह एक कार्यक्रम के रूप में सामने आया। मुसोलिनी ने स्वयं कहा कि हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते। फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य काम करना है, बात करना नहीं। देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार हम कुलीन तंत्रीय और जनतंत्रीय, रूढ़िवादी और प्रगतिवादी, प्रक्रियावादी और क्रांतिकारी तथा कानूनी और गैर कानूनी बन सकते हैं। इस प्रकार फांसीवाद का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए है वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? तो मुसोलिनी ने कहा है। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो यह की है, जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही शासन की स्थापना की है। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही अर्थात अधिनायक तंत्र की स्थापना की। तानाशाह शब्द का प्रयोग साधारणतः ऐसे संदर्भ में करते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया? तो दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, मीन कैम्प को या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? तो नाजियों द्वारा बाइबिल माना गया है मेन कैम्प को। जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की पुस्तक मीन कैम्प
इसका अर्थ है मेरा संघर्ष। अर्थ मेरा संघर्ष को बाइबिल माना गया था। यह पुस्तक हिटलर चलिए इसको फिर से देखते हैं कि जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की पुस्तक मीन कैम्प को बाइबिल माना गया है। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उनकी राजनीति विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी में लैंड्सबर्ग जेल में बंद हिटलर ने वर्ष 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रुडोल्फ हेस लिखता गया। इस पुस्तक का संपादन रुडोल्फ हेस ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। तो यह मार्टिन हाइडेगर ने किया है, जॉर्जेस सोरेल ने किया है, एल्फ्रेडो रोक्को ने किया है या रुडोल्फ जेलेन ने किया है। तो यह किया है एल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। रोक्को इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था। वह इटली में नए गठबंधन सरकार में न्याय मंत्री था। उपरोक्त परिभाषा को उसने वर्ष 1925 में चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है ऑप्शन ए अभिजात वर्ग की सरकार में, जंगखोर में, जनतंत्रवादी की सरकार में या अराजकतावादी में। तो यह अभिजात वर्ग फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग में पाया जाता है। इसका व्याख्या देखेंगे हम। फांसीवाद समानता विरोधी और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत तथा नेतृत्व पूजा में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार फ्रांस के पश्चात लोकतंत्रवाद आया, पर यह वास्तविक रूप में जनता के शासन की स्थापना न कर सका। इसके अनुसार लोकतंत्र में शक्ति कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, इसलिए ये लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यावहारिक शासन व्यवस्था मानते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं फांसीवाद का। तो इसका सिद्धांत है विचारधारा का अभाव, बुद्धिवाद के खिलाफ, अंध राष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को महत्व, समाजवाद, साम्यवाद तथा लोकतंत्र विरोधी। यह फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो फांसीवाद ने राज्य को माना है एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाधीयता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति या परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो फांसीवाद ने राज्य को माना है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, ऑप्शन सी सही है। फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति माना है। इसके अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान तथा निरंकुश है। इसकी मान्यता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह उदारवाद एवं लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य में विश्वास करता है। यह मानव को राज्य पर कुर्बान कर देता है तथा मानव अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। इसके अनुसार राज्य साध्य है तथा नागरिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है।
तो फांसीवाद में पाई जाती है प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है या अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो विशेष फांसीवाद में जो पाई जाती है विशेषता वह है प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद जो है वो प्रजातंत्र की विरोधी है, ये सही है। फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्रवाद आया और वास्तविक रूप में जनता के शासन की स्थापना न कर सका। लोकतंत्र में सत्ता कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। इसलिए फांसीवाद लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यावहारिक शासन व्यवस्था मानता है। फांसीवाद प्रजातंत्र की तुलना 100 से करता है। ये संसद को बातों की दुकान तथा बहुमत के शासन को उल्लूकों की व्यवस्था कहकर उपहास उड़ाते हैं। मुसोलिनी प्रजातंत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि यह समय समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठा आभास देती है, जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त तथा अनुत्तरवादी हाथों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद विश्वास करता है कि, तो फांसीवाद किसमें विश्वास करता है? राज्य दल से श्रेष्ठ है। राज्य से श्रेष्ठ है। राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। राज्य और दल एक ही हैं। तो फांसीवाद विश्वास करता है राज्य दल से श्रेष्ठ है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि फांसीवाद के अनुसार राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद शब्द का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के रूप का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1922 में इटली में स्थापित हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, यह राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। यह उदारवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य में विश्वास रखता है। तो ये प्रश्न इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।